कैसे हैं मित्रों आप सब। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, आज ये है हमारी क्लास 6। इससे पहले भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आप उनके वीडियोस देख चुके हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गुरु के साथ दूसरे ग्रहों का, जुपिटर के साथ दूसरे ग्रहों का रिलेशन देख के आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का नाम किस पे होगा। देखिए, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों नाम हैं और बहुत ही तरह तरह के नाम हैं, लेकिन कोई ना कोई नाम कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह से, प्लेनेट से, उनके कारक से मैच करता है। इस चीज़ में परफेक्ट होने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल से हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपके पास लोग आते चले जाएंगे। आप उनके नाम पता करिए, उनके नाम के अर्थ, मीनिंग पता करिए और जुपिटर से देखिए कि किस ग्रह का रिलेशन है। क्या वो नाम उस जन्म पत्रिका में जो जुपिटर के साथ दूसरे ग्रहों का रिलेशन है, क्या उस हिसाब से मैच कर रहा है? तभी हम इस चीज़ में परफेक्ट हो पाएंगे। और वैसे भी एक बहुत पुरानी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना हम किसी चीज़ में प्रैक्टिस करते हैं, उसी चीज़ में हम उतना ही परफेक्ट होते हैं। चलिए, ये है हमारी भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर क्लास 6 और यहाँ पे हम कुछ एक प्लैनेट्स को स्टडी करके समझेंगे कि किस तरह से हम इस चार्ट्स को पढ़ सकते हैं। चलिए, मैं चार्ट बनाता हूँ और फिर वापस आता हूँ। अब तक तो आपको इस तरह का चार्ट बनाना आ गया होगा और आपको अब तक समझ भी आ गया होगा कि ये कौन सा जो हाउस है या कौन सा खाना है किस राशि को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सन लिखा है, मैंने आपको बताया हुआ ये 1 नंबर से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, दैट इज द लियो साइन। यहाँ पर है मार्स, सैटर्न एंड राहु। देखिए, ठीक से नजर आ रहा होगा आपको जी, नजर आ रहा है। अब इस चीज को हम स्टडी करेंगे कि मान लीजिए चार्ट अभी और प्लैनेट्स को हमने नहीं लिखा है, सिर्फ इसी चार्ट को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि इस चीज को देख के हम क्या समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सन से। वी विल स्टार्ट विद द सन और हम जानते हैं यहाँ पर सन कहाँ पे बैठा है। सन बैठा है 1 नंबर राशि में। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है मेष साइन, यानी कि एरीज जोडिक साइन को, मेष राशि को रिप्रेजेंट करता है। एंड वी ऑल नो, हम अब तक समझ चुके हैं कि दैट सन इज एक्सोल्टेड इन एरीज साइन, यानी कि मेष राशि के अंदर जो सन है वो एक्सोल्टेड होता है, अपनी उच्च राशि में माना जाता है। देखिए, जब भी कोई चार्ट आपके सामने आए, हमने उसे स्टडी करना है। कई बार हम उसे जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे, फिर तो आप देखकर ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तरीका क्या होता है, एक पेपर ले लीजिए। जैसे आपने लैपटॉप पे उस चार्ट को देखा है, आपने मोबाइल फोन में उस चार्ट को देखा है, अब आप सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन लिखिए। देखिए, यहाँ पे तो हम खैर लगन को स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन बहुत से चार्ट्स में बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जो है लगन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है कि इस चार्ट का ये लगन है। यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए कि ये लगन, मून को देखिए, जातक की ये राशि। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें कि महादशा चल रही है और फिर यहाँ पर ये अंतरदशा चल रही है। अगर आप भृगुनंदी नाड़ी कर रहे हैं, आप लगन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले मून की पोजीशन देखिए और चार्ट में लिखिए। यहाँ पर अपने पेपर पे लिख दीजिए कि इस जातक की ये राशि है। फिर सभी ग्रहों की आप पोजीशंस लिखिए। जैसे जैसे आप सभी ग्रहों की पोजीशंस लिखते चले जाएंगे, आपको बहुत सी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कि क्या है। जैसे कि अब हम यहाँ पर
पोजीशन लिखेंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या चीज क्लियर होती है। हमारे पास कुछ एक प्लैनेट्स ही है, ज्यादा प्लैनेट्स नहीं है। सन कहाँ बैठा है? सन बैठा है मेष राशि में, एरीज, इन एरी साइन, और ये सन की क्या है? उच्च राशि, यानी कि एक्सोल्टेड साइन। अब यहां से आप आगे आ जाओ, 1 2 3 4 5, ये कौन सी साइन है? ये 5 नंबर पे आता है। 5 नंबर राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? 5 नंबर राशि रिप्रेजेंट करती है सिंह राशि, यानी कि लियो साइन। यहां पे मैंने क्या बताया? 3 ग्रह, मार्स, सैटर्न एंड राहु। मार्स, सैटर्न एंड राहु। तो मार्स कहां पर बैठा है? मार्स बैठा है लियो में, यानी कि सिंह राशि में। सैटर्न कहाँ है? वो भी यहीं पर है, सिंह राशि में। और राहु कहाँ है? राहु भी यहां पर है, सिंह राशि में। मैंने बताया ग्रहों का रिलेशन हम कैसे देखते हैं। ग्रहों का रिलेशन हम देखते हैं 2 12 से, 5 9 से और 7 से। यानी कि कोई ग्रह एक दूसरे से 2 12 में है या युति में एक साथ बैठे, जैसे कि ये मार्स, सैटर्न, राहु एक साथ बैठे हैं, तो ये भी रिलेशन में है। फिर हम देखते हैं 2 12 में इसके आगे पीछे कोई होता है, 5 9, यहां से 5 गिनते हैं, यहां से 9 गिनते, यहां से आप 5 गिनेंगे, यहां से 5 गिनेंगे, यहीं से आप 9 गिने तो वही पोजीशन आएगी। या फिर 7, इनके जो सामने जो घर होता है वहां हम देखते हैं कि वहां पर कोई ग्रह तो नहीं बैठा है। यहां पर हम देखें कि 1 2 3 4 5, सन इज रिलेशन विद दीज 3 प्लैनेट्स। सन का मार्स, सैटर्न, राहु के साथ रिलेशन है, या राहु, सैटर्न, मार्स ये सन के साथ रिलेशन में है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ग्रहों की पोजीशन लिखी है, इससे कुछ चीज आपको क्लियर हो रही है। फिर से देखिए, सन कहां पर है? सन है मेष राशि, जो मंगल की राशि है। मंगल इस राशि का ओनर है। मार्स है सिंह राशि में, और सिंह राशि का जो ओनर है, जो मालिक है, वो है सूर्य। अब यहां से हमें एक चीज पता लग रही है, दैट सन इज इन द हाउस ऑफ मार्स एंड मार्स इज इन द हाउस ऑफ सन। यानी कि सन और मार्स के अंदर यहां पर क्या है? एक्सचेंज है। एट सर्टेन पॉइंट इन लाइफ these two planets will exchange their houses। जिंदगी के एक समय पर, जीवन में एक समय पर, या हाफ जो एज बीतने पर, ये जो प्लैनेट्स हैं ये अपना घर चेंज करेंगे। जब ये अपना घर चेंज करेंगे तो नेटिव के जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा, जिसकी कुंडली उसके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा ये जो 2 ग्रह हैं, ये जिनको रिप्रेजेंट करते हैं उन पर भी प्रभाव जरूर पड़ेगा। मार्स यहां पर किसको? देखिए, अगर ये एक मेल होरोस्कोप है, इफ दिस इज अ मेल होरोस्कोप, तो यहां पर मार्स क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां पे मार्स रिप्रेजेंट करता है ब्रदर ऑफ नेटिव, जातक से छोटा भाई, यंगर ब्रदर। और इससे छोटा भाई होता तो वो मरकरी से रिप्रेजेंट होता। और सन यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है? सन रिप्रेजेंट्स फादर ऑफ द नेटिव, ये नेटिव के फादर को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? चलिए, अब हम थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि इन ग्रहों को कैसे पढ़े। अब तक हमने समझा कि कौन कौन सा प्लैनेट्स किस राशि में बैठा है, किस प्लैनेट का किस प्लैनेट्स के साथ रिलेशन है, कहां पर एक्सचेंज है या कहां पर नहीं है। अब इनको हम आगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मार्स सिंह राशि में बैठा है, वो सैटर्न और राहु के साथ कॉम्बिनेशन में है, युति के अंदर है।
और हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं दैट सैटर्न एंड राहु इज द एनिमी ऑफ मार्स, यानी कि सैटर्न और राहु दोनों जो हैं मंगल के शत्रु हैं। हालांकि मार्स अपने मित्र सूर्य के घर में बैठा है, सूर्य के साथ उसका रिलेशन 5th पोजीशन से उसका रिलेशन बैठ रहा है 5th हाउस से, लेकिन यहां पर मंगल जो है सैटर्न और राहु अपने दो शत्रुओं के साथ बैठा है और ये दोनों प्रबल शत्रु हैं मंगल के। यानी कि जब वो मंगल यानी कि मार्स जो नेटिव के ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है वो अपने शत्रुओं के साथ है, तो आप इस चीज को कैसे स्टडी करेंगे, आप इस चीज को कैसे पढ़ेंगे? तो हम इसे पढ़ेंगे दैट द ब्रदर ऑफ द नेटिव will be in bad stage in his earlier age of life, यानी कि अपनी जिंदगी के शुरुआत दिनों में इस जातक का जो भाई है उसका जो जीवन है वो कठिन होगा, उसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत दिक्कतें, राहु बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उसकी बहुत ही स्लो प्रोग्रेस होगी। वो अपने जीवन में काफी परेशानियों का उसे अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है मार्स यानी कि मंगल जो यंगर ब्रदर है नेटिव का, वो अपने दो शत्रुओं के साथ बैठा है। अब मान लीजिए कि यहां पर सन का एक्सचेंज हो जाता है मार्स के साथ। जब सन का मार्स के साथ एक्सचेंज हो जाएगा तब ये कुंडली बदल जाएगी। अब ये कुंडली कैसी हो जाएगी? अब देखिए, अब हम इस कुंडली को दोबारा लिखते हैं। अब यहां पे आ जाएगा मार्स, यहां पे है सन, सैटर्न एंड राहु। मार्स ने अब सन के साथ अपना एक्सचेंज कर लिया है। जो ब्रदर है नेटिव का लगभग हाफ जीवन जीने के बाद, हाफ जिंदगी जीने के बाद, उसका जो यहां पर है मार्स विद एक्सचेंज इट्स हाउस विद सन, वो सन के साथ अपना जो है हाउस एक्सचेंज करेगा। मार्स अब यहां पर है अपनी राशि में और यहां पर सूर्य है अपनी राशि में। देखिए, अब फिर से पोजीशन लिखिए, मार्स इज इन इट्स ओन हाउस। अब वो अपनी राशि में है, हालांकि यहां पर रिलेशन बन रहा है, लेकिन ये रिलेशन हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन अब जो मार्स है वो अपने दोनों शत्रुओं से आजाद हो चुका है। लेकिन अब जो सन है, सन अब अपने शत्रु के साथ आ चुका है, क्योंकि सैटर्न और जो राहु है वो सन के भी शत्रु हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे सन को नहीं देख रहे, अभी हम यहाँ पर मार्स को देख रहे हैं। मार्स अब आजाद हो चुका है, पहले वो अपने मित्र के घर में बैठा था, अब वो अपने घर में आ चुका है। देखिए, इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए कि मैं अपने किसी दोस्त के घर में बैठा हूं और मेरे जो दोस्त के घर में है वहां पे दो लोग और बैठे हुए हैं जो उसके तो दोस्त हो सकते हैं लेकिन मेरे शत्रु हैं। अब वहां पर मेरी हालत क्या होगी? चाहे मैं अपने दोस्त के घर में बैठा हूं लेकिन वहां पे दो शत्रु, जो कट्टर शत्रु, जो मेरे प्रबल शत्रु हैं, वहां पर बैठे हैं, तो वहां पर मेरी जो हालत होगी उस चीज को आप समझिए, उस चीज को अंदाजा लगाइए। अब मैं वहां से निकल गया, मैं अपने दोस्त के घर से निकल चुका हूं, अब मैं अपने घर में हूं, अपने घर में आजाद मजे से बैठा हूं, वहां पर किसी तरह का, मेरे घर में किसी तरह का कोई शत्रु नहीं है, मैं अपने घर में आजाद हूं, अब कुछ भी कर सकता हूं। अब मैं अच्छी पोजीशन में हूं, मैं खुश हूं कि मैं अपने दुश्मनों से मैंने छुटकारा पा लिया है, मैं अपने घर में आ चुका हूं। अपने घर में अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो कितना खुश होता है, कितना आजाद होता है। इसी तरह से जब मार्स यहां पर घर बदल लेगा तब हम ब्रदर को कैसे कहेंगे? आफ्टर द चेंजिंग ऑफ हाउस
between Mars and Sun, brother of the native now will be in good position and from now he will enjoy all prosperities of life and happiness. जब मार्स वहां से छुटकारा पा लेगा, अपने घर में आ जाएगा, तब जो है, जो नेटिव का जो यंगर ब्रदर है, उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, उसकी जिंदगी खुशियों भरी हो जाएगी और वो अपने जीवन में सभी सुख साधनों का उपयोग करेगा, सभी चीजों का वो भोग करेगा। उसकी जिंदगी बिल्कुल पहले जो उसने जिंदगी जी सी उससे बिल्कुल अलग हो जाएगी और वो बहुत ही खुशहाल महसूस करेगा, खुशहाल जिंदगी वो जिएगा। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर स्टडी इन चीजों को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मार्स जो है अपने घर में है, यानी कि यहाँ पर मार्स जो है इस समय आप माने कि लगभग 70 से 80% पावर के साथ है। लेकिन जब मार्स यहाँ पर था सैटर्न और राहु के साथ, अपने दुश्मनों के साथ था, मित्र के घर में था, तब मार्स की जो पावर थी वो महज 30 से 35% ही थी, वो ज्यादा नहीं थी। इसी तरह से अब जब सूर्य यहाँ पर था तो आप समझे कि सूर्य उच्च का तो था, लेकिन फिर भी उसका जो रिलेशन था सैटर्न और राहु से बनना था। तब यहाँ पे आप मान लें कि सन एक्सॉल्टेड अपनी उच्च राशि में था, तब सन के पास पावर जो होगी 70% पावर होगी। लेकिन जब सन यहाँ पर आ जाता है तो अब सन की पावर जो है महज 25 से 35% ही रह जाती है, क्योंकि वो अपने घर में तो है लेकिन वहां पर उसे अपने शत्रुओं को फेस करना पड़ रहा है। और राहु ऐसा ग्रह है जो सैटर्न को ग्रहण भी लगा देता है। इस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं किसी एक प्लैनेट्स को देखकर। अब यहाँ पे अगर हमें मान लो सन को स्टडी करना होता, सन यानी कि पिता, यानी कि जब जातक जन्म लेगा या जातक से जन्म से पहले सन, क्योंकि पहले यहाँ पे था बाद में चेंज हो रहा है, यानी कि आप ऐसा इस तरह से ऐसे भी लगा सकते हैं कि जो फादर है नेटिव का, उसने जो अपनी जो पहले की जिंदगी, जो अर्लियर स्टेज ऑफ उसकी जो लाइफ थी, वो उसने बहुत ही बेहतर जी होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से जी होगी। बट आफ्टर द बर्थ ऑफ द नेटिव, या नेटिव के बर्थ, या जब वो, या ऐसा कह सकते हैं कि जब उसने अपनी जिंदगी का आधा भाग जी लिया होगा और जब सन ने मार्स के साथ एक्सचेंज किया तब वो बुरी पोजीशन में पहुंच गया। जो फादर है इस नेटिव का, उसके जो जीवन में है वो थोड़ा डाउन आ गया। हालांकि वो अपने घर में तो है लेकिन अपने शत्रु के साथ है। अब यहाँ पर उसकी जो शुभता है उसकी कम हो गई, उसकी प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ, उसकी हैप्पीनेस ऑफ लाइफ कम हो गई। या ऐसा कह सकते हैं कि जातक के जो पिता की जिम्मेदारियां बढ़ गई और उस जिम्मेदारियों में उसके खर्चे या प्रॉस्पेरिटीज या काफ़ी चीज़ें उसकी बढ़ गई और वो जो पहली खुशहाल ज़िंदगी जीता था वो खुशहाल ज़िंदगी में बहुत ही कमी आई। लेकिन उसका जो ब्रदर है उसकी ज़िंदगी अच्छी हो गई, बेहतर हो गई। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अभी आप इसे देख लीजिए, फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। चलिए मैं इसके बाद एक चार्ट और लेता हूँ और फिर देखेंगे कि उस चार्ट में हम क्या समझ सकते हैं। चलिए मैं इसे हटा रहा हूँ। नेक्स्ट चार्ट लेते हैं। सन, Mars, and here is Saturn,
दैट इज रेट्रोगेट। अब यहाँ पर जो सैटर्न है वो वक्री है। जब सैटर्न यहाँ पर वक्री है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे भी इसका प्रभाव आएगा। चार्ट नजर आ रहा है आप सबको? देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले भी कि जैसे ही कोई चार्ट हमारे सामने आता है सबसे पहले हमें उसकी पोजीशंस को नोट करना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे अगर पोजीशन देखें तो सन यहाँ पे क्या है? सन इज इन एरी साइन, सिंह राशि में है। सिंह राशि सन की क्या होती है? उच्च राशि, दैट इज द एक्सॉल्टेड साइन। मार्स कहाँ पर है? मार्स यानी कि मंगल, मंगल इज इन लियो साइन। मार्स सिंह राशि में है। फिर से आप देखें कि सन और मार्स का यहाँ पर क्या है? एक्सचेंज है। अब यहाँ पर सैटर्न कहाँ पे बैठा है? सैटर्न इज इन विर्गो साइन। विर्गो साइन में सैटर्न है, बट सैटर्न यहाँ पर लिखा आर, आर मीन्स रेट्रोगेट, यानी कि यहाँ पर शनि क्या है? वक्री। और हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोगों को भी अच्छी तरह से अब तक पता लग चुका होगा कि जो भी ग्रह वक्री होता है वो अपने से पीछे भी प्रभाव रखता है। देखिए, अब इस चीज को हम सैटर्न यहाँ पर वक्री है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सैटर्न ने प्रभाव किया। अब यहाँ पर मार्स और सैटर्न एक साथ, यहाँ पर बेटा सन 1 2 3 4 5। एक चीज और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न रिप्रेजेंट्स प्रोफेशन और कैरियर। अगर आप देखें, सैटर्न इज इन द लियो हाउस, सैटर्न सिंह राशि के अंदर है, सन के साथ 5th में रिलेशन है, यानी कि जो नेटिव का ये जो फादर है, ये मेल होरोस्कोप आप माने कि सन यानी कि फादर ऑफ द नेटिव उसका जो प्रोफेशन है वो क्या होगा? या तो वो गवर्नमेंट कोई सर्विस होगी या फिर उसका जो भी काम होगा वो गवर्नमेंट रिलेटेड होगा। यहां पर सन बैठा है, अपने उच्च राशि के अंदर बैठा है। सो फादर ऑफ द नेटिव, ही विल एंजॉय all prosperity of life in his earlier stage of life। जो जातक के पिता की जो शुरुआत जिंदगी होगी वो बहुत ही बेहतर होगी, वो अब सारी प्रॉस्पेरिटी या हैप्पीनेस वो एंजॉय करेगा। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे सन और मार्स के बीच में एक्सचेंज है। सैटर्न वक्री है, वो पीछे की ओर जा रहा है, सिंह राशि में भी उसका प्रभाव आ रहा है। यानी कि जब सन का मार्स के साथ रिलेशन होगा तब यहाँ मार्स नहीं, यहाँ पर सन आ जाएगा, मार्स आ जाएगा, मंगल आ जाएगा इधर और सूर्य आ जाएगा इधर। अब सैटर्न इसके प्रभाव में, यानी कि सैटर्न जो है अब सन जो है वो सैटर्न के साथ होगा, यानी कि सूरज जो है अब शनि के साथ अपने घर के अंदर होगा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं शनि इज द एनिमी, सैटर्न इज द एनिमी ऑफ सन। शनि जो है सूर्य का शत्रु है। तो अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा जीने के बाद, जीवन आधा हिस्सा जीने के बाद जब सन का एक्सचेंज होगा तब he will face many problems in his life। तब उसे अपने जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि तब शनि और सूर्य का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बैठा होगा, यहाँ पर मिलेगा। लेकिन पहले मार्स, अब यहाँ पर इसी तरह से मार्स को देखें, मार्स यानी कि यंगर ब्रदर आप मुझसे मान लें, वो शनि के साथ था, वो सही पोजीशन में नहीं था।
लेकिन अब सूर्य की पोजीशन डाउन हो गई, मार्स अपनी जो है अपनी सब राशि में चला गया है, वो किसी भी तरह के शत्रुओं के साथ नहीं है, यानी कि मार्स अब बेहतर जिंदगी जी रहा है, वो अच्छी जिंदगी के अंदर होगा। इसी तरह से अगर ये फीमेल हॉरोस्कोप होता, मान लीजिए कि ये फीमेल हॉरोस्कोप है, और फीमेल हॉरोस्कोप में हम अच्छी तरह से जानते हैं जो मार्स होता है वो होता है हस्बैंड ऑफ द नेटिव। तो अब आप मार्स को देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये जो महिला है जिसका चार्ट हम देख रहे हैं उसके पति की पोजीशन क्या है। उसका पति जो है अपनी जो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ है उसमें वो उसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, दिक्कतें फेस करना पड़ेगा, एक हार्ड टाइम, शनि यानी कि हार्ड टाइम उसकी जिंदगी का जो शुरुआती हिस्सा वो रहेगा। बट आफ्टर द एक्सचेंज, जब एक्सचेंज हो जाएगा, मार्स विल बी फ्री फ्रॉम इट्स एनिमी, जब वो अपने शत्रु से आजाद हो जाएगा, मार्स यानी कि जो हस्बैंड है इस महिला का, वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएगा। ही विल एंजॉय ऑल द प्रोस्पेरिटीज ऑफ हिज लाइफ एंड और एंजॉय ऑल द हैप्पीनेस, वो खुशियों वाली जिंदगी जिएगा सॉरी, हर तरह के सुखों का वो उपयोग करेगा या उसका भोग करेगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल कि हम देख सकते हैं कि कई बार हमें देख के ऐसा लगता है कि यार ये ग्रह तो यहाँ पर, ये ग्रह तो उच्च का बैठा है, उच्च का बैठा है यानी कि ये सन तो यार पता नहीं क्या कर देगा, छप्पर फाड़ देगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जब हमने इसकी रियलिटी देखी तो तब हमने देखा कि उस सन उच्च का तो था, लेकिन जब एक्सचेंज हुआ तो सन बेकार हो गया, सारी उच्चता सन की कहीं और चली गई और हमने यहाँ पे देखा था कि मार्स तो खराब बैठा है, लेकिन जब हमने देखा कि मार्स ने एक्सचेंज किया तो मार्स ने जो है, जिसे कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, फट्टे चक दिए यार। जब मार्स का एक्सचेंज होगा यहाँ पर तो मार्स जो है बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जिसके जरिए हमने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है। तो मित्रों, आज ये क्लास मैं यहीं तक रखना चाहूँगा, क्योंकि और ज़्यादा अगर हम करेंगे तो कहीं आउच पाउच ही ना हो जाए। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में आगे के जो प्लैनेट्स हैं उस पर स्टडी करेंगे कि और देखेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को देखा जाता है, इन चीज़ों को समझा जाता है। तो इस क्लास का यही एंड करें, और फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।